हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज है हमारी ये वीडियो नंबर 2 चैप्टर 1 एनपीओ की। इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 कर चुके हैं। उस वीडियो नंबर 1 में हमने बच्चों क्या पढ़ा था? एनपीओ का मीनिंग और उसके कुछ फीचर्स। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हमको सीखना है मेनली रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, हम क्या सीखेंगे आज? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बट उससे पहले मैं आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स के कुछ मीनिंग बताना चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस क्या होती है, या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है। क्योंकि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये वर्ड्स आएंगे, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर में भी आएंगे। तो इन सब के मीनिंग छोटे से पता होने चाहिए आपको। ये मीनिंग समझाने के लिए मैं बच्चों एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते। देखो, आप मेरी बात को ध्यान से समझते जाना बस। देखो बच्चों, ये कौन है? आई थिंक लग रहा होगा कुछ पर्सन्स होंगे, है ना। ये क्या है? इंडिविजुअल्स कुछ। इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने सोचा कि भाई हम सोशल वेलफेयर करते हैं। इन सब ने क्या डिसाइड करा कि हम सब मिलकर समाज का भला करेंगे। सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं बंदे। ठीक है ना, ये भाई साहब क्या करना चाहते हैं? मिलकर कुछ सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि फ्री एजुकेशन देंगे ये चिल्ड्रंस को। क्या देंगे बच्चों को? फ्री एजुकेशन। ठीक है, अब ये सारे लोग मिल गए हैं। कितने लोग हैं? 7 8 9 10, जितने भी हों, और भी जुड़ते चले जाते हैं। तो इन सब ने सोचा कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी में। ठीक है, अब इनके पास बच्चों फ्री एजुकेशन देने के लिए कुछ पैसे तो होने चाहिए इनके पास खुद के लिए, है ना। फ्री एजुकेशन देंगे तो उसके लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए, जहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाएंगे उस जगह का रेंट देना पड़ेगा। तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो देखो, इनको ना फंड इकट्ठा करना पड़ता है। फंड क्या कलेक्ट करना पड़ता है इनको? फंड। फंड का मतलब होता है इनका पैसा। कहाँ से आएगा इनके पास पैसा? अब वो फंड कलेक्ट करने का इनके पास तरीका क्या होता है? डोनेशन। मैंने बताया था पहले भी पिछली वीडियो में। डोनेशन मतलब ये लोग दान मांगते हैं या कोई इनको दान कर जाता है। समझ पाते हो बात? तो डोनेशन मिल जाती है इनको। अब डोनेशन के भरोसे बैठ थोड़ी सकते हैं ये। मान लो किसी ने नहीं दिया दान, हो सकता है कोई ना दे। अब हम घर घर जाके पैसे मांगे, हो सकता है कोई बंदे ना दें और इतना ज़्यादा कलेक्शन भी ना हो पाए। तो इनका मेन मोटिव तो सोशल वेलफेयर होता है ना, तो खुद के पैसे यूज़ करते हैं। तो इन सब क्या डिसाइड करते हैं सारे मेंबर्स? ये सारे मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि एवरी मेंबर, हर कोई मेंबर, इनका एनपीओ चलाने के लिए ये सारे मिलकर क्या बन जाते हैं? एक एनपीओ बन जाते हैं बच्चों। इन्होंने जो डिसाइड करा है सोशल वेलफेयर फ्री एजुकेशन, तो वो एक एनपीओ बन गया, एनजीओ टाइप का। तो इन सब ने क्या डिसाइड करा कि सभी मेंबर्स, एवरी मेंबर कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब वो कंट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है? या तो एवरी मंथ हो सकता है, ठीक है, या फिर वो एवरी क्वार्टर हो सकता है ना, या फिर एवरी ईयर हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है बच्चों। तो ये सब क्या डिसाइड करते हैं कि कंट्रीब्यूट करेंगे हम, ताकि एनपीओ अच्छे से रन हो पाए। क्योंकि डोनेशन के भरोसे तो सिर्फ नहीं बैठ सकते ना कि सरकार डोनेशन देगी या कुछ लोग डोनेशन देंगे तभी हम लोग काम आगे करेंगे। नहीं, तो ये सब क्या करते हैं? हर मेंबर को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों, इसी को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है बच्चों? इसी को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, इसको, इस कंट्रीब्यूशन को। तो जो मेंबर्स होते हैं, कौन? मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स थे एनपीओ के। ये सब क्या करते हैं? अपना अपना योगदान देते हैं, कुछ कुछ पैसे कलेक्ट करके ये सारे अपने पास रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन, ताकि बिजनेस को, एनपीओ के डेली बेसिस के वर्क हो सके। ठीक है, अब एक बात और समझना। कितने मेंबर्स है बच्चों? काउंट करना एक बार। 3 3 6 और 3 9, ये 9 मेंबर्स हैं अभी तक। ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा सारी बात। अब मान लो एक नया मेंबर और एडमिट हो गया इनके पास। ठीक है, एक नया मेंबर क्या हो गया? ये भी इनके साथ एडमिट हो गया, इनके साथ ज्वाइन कर ले इसने। अब इस नए मेंबर से भी क्या लिया जाएगा? देखो, नया मेंबर जब आएगा तो इससे ली जाती है एडमिशन फीस, जिसको हम एंट्रेंस फीस भी बोलते हैं। एंट्रेंस फीस। क्या लिया जाएगा बच्चों इससे? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस नाम से ही पता चल रहा है, जब भी कोई न्यू मेंबर ऐड होता है, जब भी कोई न्यू मेंबर
ज्वाइन करता है तो उस मेंबर से क्या ली जाती है, एंट्रेंस फीस। और मेंबर बनने के बाद ये फिर कंट्रीब्यूशन करता है, मींस फिर सब्सक्रिप्शन पे करता है ये, ठीक है ना। तो एंट्रेंस फीस क्या होती है, नए मेंबर को एडमिट करने, ज्वाइन करने के लिए जो फीस, वो एंट्रेंस फीस हो गई। ओके, एक और वर्ड आता है आपका, ये फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड, एक और वर्ड आता है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। ये भी समझना बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है ये समझना। अब मान लो इनमें से एक बंदा और एडमिट होता है, इसमें एक बंदा और एडमिट होता है, ये लो एक आदमी और एडमिट होना चाहता है। अब इससे बोला गया कि भाई आप एडमिट हो गए तो आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हर महीने या हर क्वार्टरली का आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। तो इस भाई साहब ने कहा ठीक है मैं एंट्रेंस फीस तो दे देता हूँ, लेकिन ये हर साल का कंट्रीब्यूशन भाई मैं नहीं दे सकता, मैं एक बार में पैसे दे देता हूँ। तो ये क्या देता है, लाइफ टाइम की फीस। लाइफ टाइम की फीस यानी कि लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन, मैं इसको बोलूं तो सही है, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन पे कर देता है ये। तो अगर किसी मेंबर ने लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया तो उसको बोल देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। समझ पाते हो बच्चों। और भी इनके इनकम के सोर्स होते हैं, कहीं से गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल गई हैं, कुछ और चैरिटी शो वगैरह से इन्होंने अर्निंग्स कर ली है, रेंट रिसीव कर लिया है कहीं से। तो ये सारी चीज़ें इनकम होती हैं। मेरे को मेनली 3 वर्ड्स बताने थे, इन 3 वर्ड्स को लिखते हैं चलो, ठीक है। मैं आपको इनकी मीनिंग लिखता हूँ, आप नोट कर लेना। ओके, यहाँ पर तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट, मैं लिखूँ ऐसे, इट इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, या फिर ईयरली हो, है ना। हाफ ईयरली भी लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा, हाफ ईयरली भी हो सकता है। सो दैट देयर मेंबरशिप, so that their membership remains alive। मतलब देखो क्या है, सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट होता है जो मेंबर्स द्वारा पे किया जाता है, वो पीरियडिकली पे किया जाता है, यानी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कैसा भी हो सकता है। किस लिए पे किया जाता है, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, ताकि उनकी मेंबरशिप बनी रहे। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस फीस दे दी और मेंबर बन गए हमेशा के लिए, नहीं, हर बार देनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन कोई मेंबर नहीं देता तो उसको मेंबरशिप से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये एक रेवेन्यू नेचर का इनकम है ना। इसको लिखता हूं मैं आगे, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। एनपीओ के लिए इनकम का सोर्स है। और कैसी इनकम का सोर्स है, रेवेन्यू इनकम। आगे काम आएगा बच्चों ये रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तब ये बात काम आएगी आपके। चलिए एंट्रेंस फीस देखते हैं। एंट्रेंस फीस का क्या मतलब है, एंट्रेंस फीस इज द अमाउंट, एंट्रेंस फीस इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन at the time of becoming member of NPO, member of the NPO। तो बच्चों एनपीओ का मेंबर बनते टाइम जब कोई पर्सन फीस पे करता है उसको एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस बोलते हैं। ये भी क्या है, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट है बच्चों, ये रेवेन्यू रिसिप्ट। ये काम आएंगी बातें आपको आगे। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, देखो ये बड़ी अच्छी फीस होती है। इट इज वंस इन अ लाइफ। ये क्या होती है, वंस इन अ लाइफ, लाइफ में एक बार पे करने वाली। लमसम, लमसम का मतलब बच्चों होता है एक साथ, एक बार में पे कर देना, लमसम। सो इट इज वंस इन अ लाइफ लमसम पेमेंट,
ठीक है, कैसी पेमेंट होती है? लमसम पेमेंट। इन ल्यू ऑफ लमसम पेमेंट मेड बाय द मेंबर in lieu of that subscription। देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? वंस इन अ लाइफ में एक बार पे की जाने वाली फीस जो लमसम पे होती है, एक साथ पे की जाती है। मेड बाय द मेंबर, किसी मेंबर ने पे किया या फिर नए मेंबर ने। इन ल्यू ऑफ देयर सब्सक्रिप्शन, ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले। किसके बदले? सब्सक्रिप्शन के बदले एक बार पेमेंट कर दी जाती है। तो तीनों वर्ड समझ में आते हैं बच्चों आपको? नोट कर लेना आप इनको। चलिए अब चलते हैं हम अपने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। ये होता है बच्चों, देखो, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रीड करते हैं इसके बारे में। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक, है ना, कैश और बैंक की समरी होती है। Receipts and payment during an accounting period, receipts and payment being shown under appropriate heads of account। देखो, receipts और payment क्या अकाउंट होता है? ये कैश अकाउंट की यानी कैश बुक की एक समरी होती है जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दिखाई जाती हैं कि कितना कितना कैश रिसीव हुआ और कितना कितना कैश पेमेंट हुई, कैश या बैंक दोनों, है ना। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ये किससे स्टार्ट होता है? कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और एंड किस पर होता है? क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस पे। रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड। देखो, डेबिट साइड क्या दिखाते हैं हम? रिसिप्ट्स। वेयर एज पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। पेमेंट्स कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। आगे लिखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर आर शोन इन दिस अकाउंट। चाहे वो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू नेचर के। मतलब आपको पता है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, या रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, है ना। तो जितनी भी टाइप की रिसिप्ट्स हो, चाहे वो कैपिटल हो मतलब बड़ी बड़ी रिसिप्ट्स हो, या रेवेन्यू छोटी छोटी रिसिप्ट्स, दोनों दिखाई जाएंगी इसके अंदर। सिमिलरली इसके अंदर जो एक्सपेंस होंगे वो भी दिखाए जाएंगे। और एक बात, वेदर इट इज़ रिलेट टू द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। चाहे बच्चों करंट ईयर का रिसिप्ट्स हो आपके पास या पेमेंट, प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट्स और पेमेंट हो, या फिर नेक्स्ट ईयर की, तीनों दिखाई जाती हैं। मतलब आपको इस साल जो पैसा मिला, मान लो चाहे वो पिछले साल के एवज में मिला या नेक्स्ट ईयर के एवज में मिला, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा इसके अंदर। बात समझ पाते हो? ओके, चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मेट दे रखा है आपको, ठीक है। फॉर्मेट रीड करते हैं एक बार हम। फॉर्मेट के आइटम्स देखना बच्चों आप ध्यान से, ठीक है, इतना जूम। देखो, फॉर्मेट में क्या लिखा है? कोई पर्टिकुलर्स नहीं लिखा जाता बच्चों इसके अंदर कि पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह नहीं। डेबिट साइड रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड पेमेंट्स, बस। तो रिसिप्ट्स आप रिसिप्ट लिखोगे, क्रेडिट में आप पेमेंट्स लिखोगे। सबसे पहले बैलेंस आएगा टू ओपनिंग बैलेंस, यानी कैश का कितना बैलेंस है, बैंक का कितना बैलेंस है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन टोटल मिला हमको, पिछले साल का, इस साल का या नेक्स्ट ईयर का, किसी भी ईयर का कितना भी मिला हो आप सारा लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। फिर जनरल डोनेशन, बच्चों डोनेशन का मतलब होता है दान। जनरल और स्पेसिफिक दो टाइप की डोनेशन होती हैं। कैसी डोनेशन होती है? जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। बताएंगे आगे हम, जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे तब समझ में आएगा ये जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी ने हमको दान दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एंट्रेंस फीस मिली आपको, एडमिशन फीस मिली, जनरल ग्रांट्स मिली, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्रास एक्सेट्रा, सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है आपको, इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स एंड लेक्चर्स, कुछ कॉन्सर्ट्स कराए या कुछ लेक्चर्स हुए उससे कुछ इनकम मिली हमको। डिविडेंड्स, बच्चों डिविडेंड क्या होता है? अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं इस एनपीओ ने, ठीक है ना, जिस एनपीओ की हम बात कर रहे होंगे, जो भी एनपीओ होगा, उस एनपीओ ने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो शेयर पर मिलने वाली इनकम डिविडेंड कहलाती है, ठीक है ना। आप कंपनीज अकाउंट में सीखोगे अच्छे से। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो, सब्सक्रिप्शन तो होता है मेंबर्स पे करते हैं, बट किसी स्पेशल पर्पस के लिए पे कर दिया गया तो वो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा स्पेशल पर्पस का। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। लेगेसी, बच्चों लेगेसी समझते हो आप? विरासत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विरासत।
आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता, कोई बेटा बेटी नहीं होते, उनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत सारी होती है, और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी एनपीओ को दान करके चले जाते हैं, तो विरासत बोलते हैं उसको। एंडोमेंट फंड, देखो एंडोमेंट फंड क्या होता है, एंडोमेंट फंड भी स्पेशल पर्पस का फंड होता है। मैं समझाता हूँ एंडोमेंट फंड क्या होता है। देखो चलिए इधर लिख देते हैं एक बार, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड ये एक स्पेसिफिक टाइप का फंड होता है, दान में मिला हुआ, कुछ स्पेसिफिक इनकम होती है इसकी। क्या मीनिंग होता है? इट इज अ गिफ्ट ऑफ मनी, इट इज अ गिफ्ट ऑफ मनी, ये पैसे का एक गिफ्ट है, मेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन ने या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इन्वेस्टमेंट की होती है, पैसे का गिफ्ट दिया होता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड विद अ एनुअल इनकम। देखो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी कर देते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ गिफ्ट ऐसे दे देते हैं एनपीओस को, जिनसे होने वाली इनकम एनपीओ को रिसीव हो जाएगी। इसको बच्चे अक्षय निधि बोलते हैं। आपने हिंदी में अगर वर्ड सुना हो तो अक्षय निधि, क्या बोलते हैं इसको? अक्षय निधि। एंडोमेंट फंड, तो ये भी एक इनकम होती है एनपीओ के लिए। एंडोमेंट फंड के बाद क्या लिखा है हमारा? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई एसेट्स बेच दिए हमने, उससे पैसा आया। रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, कुछ और स्पेसिफिक फंड मिले। मैच फंड, मतलब किसी ने हमको दान दिया मैच कराने के लिए कि भाई मैच करा देना, बच्चों का क्रिकेट मैच करा देना, या फिर प्राइज बांट देना, प्राइज के लिए फंड मिला हमको। तो ये सारी चीज़ें आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सीखोगे। और फिर यहाँ पर बैलेंस सीडी बच सकता है, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस बचता है तो ओवरड्राफ्ट नहीं पर बचेगा ना सीडी। ओके पेमेंट साइड क्या है? देखो पेमेंट साइड में सबसे पहले देखो, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट साइड आता है, ओपनिंग बैलेंस। ये आपको कैश बुक में पता होगा आपके 11th क्लास में। तो बाय बैलेंस पीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो अगर कैश का तो ओपनिंग बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक का ही हो सकता है। फिर पेमेंट साइड लिखा है, सैलरी दी हमने, रेंट दिया, पोस्टेज एक्सपेंस हुआ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुए, न्यूज़पेपर मैगजीन हुआ, रिपेयर्स हुआ, ऑडिट फीस। बच्चों ऑडिट फीस का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक कराने की फीस। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? जिस भी कंपनी या जिस भी बिजनेस या जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, उनकी अकाउंटिंग को ठीक करना, चेक करना, ऑडिट फीस लेते हैं उसकी। मेंटेनेंस एक्सपेंस, कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा। सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, बच्चों सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मतलब होता है सम्मानित करना, कुछ सम्मान में देना। देखो एनपीओ या एनजीओस के पास जब कोई पर्सन आता है तो उसको सैलरी वगैरह ना देकर, ये लोग कोई बड़ा पर्सन जब व्यक्ति आता है तो उसको सैलरी वगैरह ना देकर कुछ सम्मान में कुछ अमाउंट दिया जाता है उसको, या कुछ गिफ्ट दिया जाता है, जिसको ऑनरेरियम बोलते हैं हम। ठीक है ना, ऑनरेरियम का मतलब होता है सम्मानित करना। फिर ऑनरेरियम है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऑफिस के एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यानी फर्नीचर वगैरह कुछ खरीद लिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ बुक्स, कुछ लोन की रीपेमेंट, बिल्डिंग खरीदी, और बैलेंस सीडी, कैश और बैंक का बैलेंस सीडी बच जाता है। देखो किसी भी एनपीओ की रिसिप्ट्स और पेमेंट डिपेंड किस पे करती हैं? सारी नहीं आएंगी, डिपेंड करती है वो एनजीओ है किस नेचर का। अब मान लो एजुकेशनल सोसाइटी है, कोई एजुकेशनल वेलफेयर के लिए कुछ है, तो वहाँ पर थोड़ी आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह, वहाँ पर तो बुक्स का खर्चा आएगा, पेन पेंसिल स्टेशनरी का खर्चा आएगा, वहाँ पर थोड़ी आएगा मशीनरी का खर्चा, है ना। तो डिपेंड करता है कि एनपीओ किस नेचर का है। तो ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हुआ। हम बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से सारी बात समझ में आ जाएगी आपको, है ना। तो चलते क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये रहा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। पेज नंबर दिखा देता हूँ मैं आपको, पेज नंबर है ये 1.55। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या करना है आपको। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बच्चों रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ना ईयर एंड पर बनाया जाता है। मैं क्वेश्चन के बाद कुछ बेसिक बात बताऊंगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, है ना। तो पहले क्वेश्चन कर लेते ताकि बच्चों को अच्छा सा लगे, ज़्यादा थ्योरी हो जाने से बोर हो जाते हैं बच्चे, इसलिए पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ी सी और बात करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो क्या करना है हमको, इस इन्फॉर्मेशन से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। देखो क्या लिखा है, कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी कि ओपनिंग कैश है। फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शन 37,600, डोनेशन ये भी इनकम है यानी रिसिप्ट्स है 8,000, एंट्रेंस फीस ये भी रिसिप्ट्स है। रिसिप्ट मतलब मिला बच्चों आपको क्या,
रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स 5250 ये भी रिसिप्ट्स है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी रिसिप्ट्स है। टैक्स पेड ये पेमेंट है बच्चों। सैलरी पेमेंट है। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी ये भी पेमेंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसिप्ट्स है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया जाता है, एक्सपेंस है, पेमेंट है। पैटी कैश एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे हुए ये भी एक्सपेंस है आपका, यानी पेमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये भी आपकी पेमेंट है। तो आपको बस क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि रिसिप्ट्स क्या है और पेमेंट क्या है। चलो अकाउंट बनाते हैं हम साथ साथ। तो ये फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने, मैं साथ साथ लिखता रहूँगा बच्चों, आप लोग बताते चलना मेरे को साथ साथ। देखो सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा था, तो पहले देखो फॉर्मेट कैसा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और नीचे लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंड डेट उसकी। ठीक है बच्चों, ओके। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर टू बैलेंस BD, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश का। किसका बैलेंस है बच्चों? कैश का। कितना? 4390, ये कैश का बैलेंस ओपनिंग हो गया। फिर सेकंड आइटम था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी तो रिसिप्ट्स ही है, तो सब्सक्रिप्शन लिख देंगे हम, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है ना, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 37,600। फिर है बच्चों डोनेशन और एंट्रेंस फीस, मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन में। डोनेशन है, फिर एंट्रेंस फीस है, लिखते हैं डोनेशन 8000 और एंट्रेंस फीस 4300। डोनेशन भी है तो रिसिप्ट्स ना, पैसा मिला है, और एंट्रेंस फीस भी रिसिप्ट्स है। लिखते हैं चलो डोनेशन और एंट्रेंस फीस। टू डोनेशन, टू एंट्रेंस फीस। ठीक है बच्चों, डोनेशंस कितनी थी? 8000, और एंट्रेंस फीस है आपकी 4300। उसके बाद है आपका रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, यानी क्लब होगा जो भी है रेलवे क्लब, इसने रेंट पर किराए पर हॉल दे रखा होगा, तो उसका रेंट मिला है 5250। इनकम ही तो है, रिसिप्ट्स। टू रेंट, सिर्फ रेंट लिखेंगे बच्चों हम, कितना रेंट है? 5250। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ आएगा? देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है पेमेंट, टैक्स पेड है पेमेंट, तो यहां पर लिखेंगे हम इसको बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 3440, 3440। और फिर बाय करके हमारे पास है टैक्सेस पेड, तो बाय टैक्सेस, टैक्स है 490। ठीक है, उसके बाद है देखो बच्चों सैलरीज। सैलरीज है 21,500, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी है 2500, तो ये भी लिखते हैं बाय सैलरीज, बाय सैलरीज। सैलरीज है 21,500 रुपये। और फिर है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की स्पेलिंग क्या होती है? सेक्रेटरी, हाँ ARY आता है ये। 2500 ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। फिर करके आएगा हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो अब क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो रिसिप्ट्स है ना, यहां पर लिखेंगे 2950। सो इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट ऐसे लिखता हूं बच्चों, जो बच्चे नए हैं उनको पता नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तरीका है मेरा लिखने का, इंटरेस्ट आदत है मेरे को लिखने की ऐसी, 2950। उसके बाद है बच्चों आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहाँ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, यहाँ पर लिखेंगे हम, पेमेंट है ये तो, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितना है? 350। उसके बाद है पैटी कैश एक्सपेंसेस, बाय पैटी कैश एक्सपेंसेस, ये कितना है? 900। और फिर लास्ट में है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310, 310 रुपये, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 310। बच्चों अब आपको पता है अकाउंट की टोटलिंग कैसे करते हैं किसी भी अकाउंट की। चलो टोटलिंग करते हैं इसकी। टोटलिंग के लिए बच्चों ये दोनों साइड लाइन डालते हैं, फिर आप चेक करते हो कौन सी साइड हैवी होगी। ऑफ कोर्स ये वाली साइड हैवी होगी। इन सब का आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा, मैंने कर लिया है 62490। दोनों साइड ये टोटल रखा जाएगा 62490। अब 62490 में से ये सारे बैलेंसेस हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? बाय बैलेंस
CD। यही आपका बच्चों क्या है, कैश एट कौन सी डेट को, 31 मार्च 2019। ठीक है, ये बैलेंस कितना आएगा बच्चों, 33,000। आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर यही आएगा बिल्कुल आपका। ठीक है, तो ये अकाउंट समझ में आया ना बच्चों आपको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब बाकी सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं आपको, कोई चेंजेस नहीं है। रिसिप्ट्स को रिसिप्ट साइड लिखा, पेमेंट को पेमेंट साइड लिखा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस एक जैसे होंगे, बस आपको यही पहचानना है कि कौन सा आइटम रिसिप्ट्स है, कौन सा आइटम पेमेंट है। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, कुछ और बेसिक बात करते हैं इसके बारे में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। देखो बच्चों, आपको पता है 11th क्लास में आपने सीखा होगा कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, है ना, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग में। तो एनपीओ भी क्या करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एनपीओ भी अपनी जर्नल बनाता है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस तो वही रहेगा, जर्नल बनाता है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करता है, ये सभी करते होंगे। जर्नल के अंदर ही तो बनती है कैश बुक। क्या बनती है, कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये बात। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद सोल प्रोप्राइटर तो बनाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट एनपीओ क्या बनाते हैं, इन 3 के बाद एनपीओज क्या बनाते हैं, एनपीओज बनाते हैं अपने पास ट्रायल बैलेंस के बाद अपना रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों एक बात सोचो, जब इन्होंने कैश बुक बना ली है, कैश और बैंक के आइटम्स को लिख दिया है, रिसिप्ट्स और पेमेंट कैश का, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाना। देखो एक पर्पस होता है इनका। कैश बुक तो बनाई जाती है डेली बेसिस पे, किस बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मतलब रोज ट्रांजैक्शन एंटर होती है डेट वाइज, अकॉर्डिंग टू डेट, है ना, डेट वाइज पूरे साल एंट्री होती रहती है इसके अंदर। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ईयर एंड पर। कब बनाया जाता है, ईयर एंड पर, लास्ट डेट पर। हमने देखो डेट भी डाली थी यहाँ पर, फॉर द ईयर एंडेड लिखा था ऐसे, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड, तो ईयर एंड पर बनाया जाता है। ये क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी होती है, किसकी, समरी ऑफ कैश बुक, कैश बुक की समरी, ताकि पता चल जाए कि अल्टीमेटली पूरे साल के लास्ट में कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा चला गया, बस। ठीक है ना, तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। चलो बच्चों, कुछ नोट्स पढ़ते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ फीचर्स हैं ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, इनको पढ़ लेते हैं, कुछ नई बात पता चलती है तो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नेचर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का होता है, इट इज एन एसेट अकाउंट। ये एसेट अकाउंट होता है, तभी तो डेबिट साइड रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट आई है। ठीक है, इट इज एन एसेट अकाउंट, इट इज बीइंग अ समरी ऑफ कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। ठीक है, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, देखो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ना कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, 2 बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता था, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को। तो हमने रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जो बनाया अभी, जो सीखा, वो सिर्फ कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है। ठीक है ना, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस अकाउंटिंग, यानी कि उधार वाली बात नहीं लिखी जाती रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब इतनी चीज लिखी जाएंगी, है ना। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू, देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे कैपिटल रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, दोनों ही लिखी जाएंगी। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर दे आर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स हो पेमेंट हो या रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स और पेमेंट हो, दोनों लिखी जाएंगी इसके अंदर। पीरियड, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन वेदर इट रिलेट्स टू करंट, प्रीवियस और सक्सीडिंग मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। देखो आपको इस साल पैसा मिला, मान लो 2020 में, और वो पैसा रिसीव हुआ है 2017 का या 2016 या 2015 या 2019 का, लिखा तो फिर भी जाएगा ना, क्योंकि कैश मिला है। मान लो आपको एडवांस में कुछ रेंट मिल गया, नेक्स्ट ईयर का 2021 का रेंट अभी मिल गया, तो मिला तो इस साल है ना, आपको रिकॉर्ड क्या करना है, प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी, तीनों चीज़ों का रिकॉर्ड हो जाता है इसके अंदर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसके होते हैं, कैश और बैंक के बैलेंसेस होते हैं। फिर ठीक है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर डेप्रिसिएशन, ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं की जाती इसके अंदर। आपने पढ़ा था ना 11th क्लास में एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एडजस्टमेंट करते हैं।
ठीक है, इसके अंदर ना डेप्रिसिएशन ना आता, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ना प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आती हैं। बात समझ पाते हो। लास्टली पर्पस, द पर्पस क्या होता है इसका पर्पस बनाने का, द पर्पस इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, की पूरे साल में कितना हेड्स, किस किस हेड में कितना कितनी पेमेंट या पेमेंट रिसीव हुई हमको। देखो डिफरेंस देखते हैं हम, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में कुछ डिफरेंस है, ये लिमिटेशन पढ़ लेना आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले बेसिस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज समरी ऑफ कैश बुक एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश बुक। देखो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट किससे बनाया जाता है, कैश बुक से बनाया जाता है, और कैश बुक की समरी होती है ये। कैश बुक क्या होती है, इट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन ऑफ एंड रिसिप्ट्स, ईच ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट सेपरेटली, ये सेपरेट रिसिप्ट्स और पेमेंट को लिखता है, ठीक है। पीरियड की बात करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, बच्चों ये एंड में बनाया जाता है। और कैश बुक मेंटेन होती है डेली बेसिस पे, बता चुका हूं मैं अभी। डेट, ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन डेट वाइज, देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने डेट का कॉलम ही नहीं बनाया था, क्योंकि डेट तो ईयर एंड पर बनता है ये, तो डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं होता, समरी रिकॉर्ड होती है इसकी, समराइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन कैश बुक में क्या होता है, हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं। इंस्टीट्यूशन यानी कौन बनाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज बनाते हैं इसको। और कैश बुक कौन बनाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बी इट एनपीओ और एंटरप्राइज, यानी कि कैश बुक एनपीओ भी बनाएगा या कोई और एंटरप्राइज हो वो भी बनाएगा। साइड की बात करते हैं, अंडर इट देयर आर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड, इसमें कौन कौन सी दो साइड्स होती हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, है ना। इंस्टीड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोलकर क्या बोलते हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। रिसिप्ट्स कहाँ आती हैं, डेबिट साइड, और पेमेंट कौन सी चीज जगह आती है, क्रेडिट साइड। कैश बुक में क्या, कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड, कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। लेजर फोलियो, देखो देयर इज नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो, हमने लेजर फोलियो को कॉलम बनाया था बच्चों, नहीं बनाया था क्योंकि होता ही नहीं है। और कैश बुक में सेपरेट कॉलम होता है लेजर फोलियो का, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल ईजी सा अकाउंट है, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, अब बाकी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे या तो FB पर मैसेज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने लिंक दे रखा है इनका डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन फॉर एनी क्वेरी। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।